नमस्कार दोस्तों, जय विधि स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी 2017 के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछला वाला मेरा वीडियो जो कि 2017 के, उसमें भी 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद इन 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करिए। हम 15-15 क्वेश्चंस करके 2017 का पेपर्स पूरा करेंगे। उसके बाद 2018 और 19 की चर्चा करेंगे और पिछले 10 साल के एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र आए हैं सामान्य ज्ञान के, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये पेपर प्रारंभ करते हैं। पेपर प्रारंभ करने से आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों की ये सीरीज। पहला प्रश्न है, 1994 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? 1994 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है कुमार पाल, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी गोविंद राज, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो ये जो चंदावर का युद्ध है, इसमें 1994 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान का युद्ध भी हो चुका था। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, जो कि कन्नौज का शासक था। आप इसको नोट कर लीजिए, जयचंद जो था वो कन्नौज का शासक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए है खिलजी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है लोधी वंश। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। नोट कर लीजिएगा, 30 वर्ष तक शासन किया था। और सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने इस दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। 93 वर्ष के आसपास किया था सर्वाधिक तुगलक वंश ने, 93 वर्ष के आसपास। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की स्थापना या प्रथम जनगणना का प्रारंभ। तो थर्ड में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन जिस समय भारत का वायसराय था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा। याद रखिए तारीख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा हुई थी। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है ये, इसमें थर्ड आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो इनमें से सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ। तो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, जो मात्र 26 वर्ष की आयु तक बने। 26 वर्ष की आयु में बने और सर्वाधिक समय भी अगर पूछ ले तो यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित एवं
वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब प्रारंभ हुई? नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1881 में भारत में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से एवं नियमित जनगणना प्रारंभ हुई, जो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन के, तो याद रखिए, लॉर्ड रिपन के समय नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना प्रारंभ हुई। इससे पहले लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जनगणना प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन वो जनगणना सफल नहीं हुई थी। जनगणना पहली बार हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से हुई थी। तो याद रखिए इन फैक्ट को। अगला, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी प्यारेलाल नैयर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस से इसमें गांधी जी गए थे, याद रखिए। महत्वपूर्ण और भी 3-4 व्यक्ति गए थे, लेकिन कांग्रेस से का जो प्रतिनिधित्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। दलितों का इसमें भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसमें से महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय सभी गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जो कि कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसमें ईरान बिल्कुल सही है। ईरान कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। बाकी अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ये देश ऐसे हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। आप नोट कर लीजिए कौन कौन से देश है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस। अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है? कयाल क्या है? ऑप्शन ए तराई मैदान, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी दक्कन पठार की रेगड़, ऑप्शन डी केरल के लेगून। तो जो कयाल है वो केरल के लेगून है। केरल के लेगून कयाल है। इनको, ये कोरल ड्रीप से बने होते, कोरल ड्रीप, याद रखिए, कोरल ड्रीप से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कैनियन नदी, ज्यूजन वायु, इंसेलबर्ग हिमनद, मोरेन हिमनद। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो इंसेलबर्ग है वो हिमनद नहीं है, बाकी कैनियन नदी है, ज्यूजन वायु है, मोरेन हिमनद है। इंसेलबर्ग हिमनद नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्ट्राम्बोली है एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, निर्वापित ज्वालामुखी, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जागृत ज्वालामुखी, जो स्ट्राम्बोली है वो जागृत ज्वालामुखी है। ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। स्ट्राम्बोली जागृत ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है 11th वाला, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा 1974, ऑप्शन बी। 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है 325, 335, 382, 385।
तो इसका 382 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है, याद रखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदान संबंधित है वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से, नदी से। तो जो संप्राय मैदान है वो संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नदी से। नदी से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसका नदी से संबंधित है। ये जो संप्राय मैदान है ये नदी से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ऑप्शन ए जोनसार पहाड़िया, ऑप्शन बी गारो पहाड़िया, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़िया, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़िया। तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़िया, नीलगिरी की पहाड़िया। तो दोस्तों ये हो गए आज के 15 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इन क्वेश्चंस में से कितने नंबर सही आए हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।